हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। ना कहते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और जब टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजिक हो तो ये रोल आपकी स्टेट को ज्यादा मिल चुका था। बट ओवरऑल अभी हमने देखा कि जब ये रोल प्राइवेट सेक्टर को देते हैं तो वो और भी बेहतरीन परफॉर्म करती है। दैट इंक्लूड्स आपका स्पेस सेक्टर, जहाँ पे स्पेस एक्स ने वन ऑफ द हैवीएस्ट आपका लॉन्च व्हीकल लॉन्च करके एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी सीखा, तो इसी इनिशिएटिव में हमने लॉन्च किया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, आपका जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे करंट स्टेट क्या है आपकी स्पेस इकोनॉमी की, स्पेस इकोनॉमी कैसी है हमारी। साथ में हम देखेंगे इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है, इसके साथ हम देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। जब हम इसके चैलेंजेस देखेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसलर सिंड्रोम के बारे में, और फिर हम देखेंगे इनस्पेस और NSIL के बारे में। सिर्फ पासिंग रेफरेंस है, इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसलर सिंड्रोम जो कि रिसेंटली न्यूज में था, ये किस फिनोमेना से रिलेटेड है। पहला, इट रिड्यूसेस एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू कार्बन टैक्स ऑन द इंडस्ट्री। तो कार्बन टैक्स कम करने की कोशिश करता है, आपके कार्बन टैक्स बढ़ाता है अगर पोल्यूशन हो तो। दूसरा, इट इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, उसके बीच के रिलेशनशिप बताना है। तीसरा, राइजिंग स्पेस डेब्रिस ड्यू टू इंक्रीज आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट इन लो अर्थ ऑर्बिट और एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ डाइंग स्टार। इन चारों में से कौन सा आपका कैसलर सिंड्रोम के बारे में बोलता है, एक बार जरा सोच के बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जरा अब इस आपके इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे हमारी स्पेस इकोनॉमी की हालत क्या है। कहते हैं ग्लोबल जो स्पेस इकोनॉमी है वो $360 बिलियन है, लेकिन इस $360 बिलियन में इंडियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 से 4% के आसपास है। ओनली 2 to 4%। वहां पे जहां हमने आर्यभट्ट और इस तरीके के स्पेस डिस्कवरीज बहुत पहले टाइम पे कर रखी थी, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत हाई था उस टाइम पे, और अभी भी हमारा पोटेंशियल कम से कम 9% के आसपास है 2030 तक। लेकिन अब हमारी जो प्रॉब्लम है, दो फ्रंट है। एक तो हमारा कंट्रीब्यूशन कम है, राइट, और दूसरा जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो हमारा पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड, इसमें इसरो आपका डोमिनेट करती है। प्राइवेट सेक्टर का रोल अभी भी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, जबकि ग्लोबल ट्रेंड ये है कि प्राइवेट सेक्टर रोल बहुत प्ले करने लगा है। इनफैक्ट अमेजोन तक क्यूपर वगैरह लेकर आ गए हैं आपका इंटरनेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रमोट करने के लिए। स्पेस एक्स आपका स्टारलिंक प्रोग्राम लेकर आ चुका है। सो दीज आर इनिशिएटिव्स जब प्राइवेट सेक्टर एक्टिवली इंगेज कर रहा है स्पेस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, एक तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कम है, और दूसरा जो हमारा क्वालिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड है। तो इसीलिए अब हम लेकर आ रहे हैं इस तरीके का इनिशिएटिव, जहां पे हम इन दोनों फ्रंट पे कम कर सकें। एक तो हम ग्लोबल लीडर बन सके स्पेस में, दूसरा पब्लिक सेक्टर। तो हमारा जो एम है इसका वो हमारा यही है कि पहली बात तो हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं स्पेस में, हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, हम प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करना चाहते हैं, एफिशिएंसी लाना चाहते हैं। तीसरा, हम सेल्फ रिलायंस बनना चाहते हैं ओवरऑल। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें सेल्फ लाइन बनना है, हमें ग्लोबल लीडर बनना है और प्राइवेट सेक्टर को कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है। अब इसको प्रमोट करने के लिए हमने बेसिकली क्या किया, हमने बना दिया एक फोरम, जहां पे हमारा प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और बाकी स्टेक होल्डर्स आपस में एंगेज कर सके। तो समझ में आया, एम हमारा क्या था, ध्यान रखना है, एम है हमारा प्राइवेट सेक्टर को एक कंट्रीब्यूशन बढ़ाना, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इंप्रूव करना, और हमें बनना था सेल्फ रिलायंट। उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक फोरम बना दिया। अब इस फोरम का ऑब्जेक्ट, इस फोरम के आपके पहली कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें आपके लीडिंग कॉर्पोरेशंस होंगे जो कि स्पेस में काम कर सकते हैं, जैसे भारती एयरटेल है, लार्सन एंड टर्बो है, टाटा ग्रुप है, वन वेब करके जो लीडिंग आपके ग्रुप हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं। नाउ दीज, इनके प्रेजेंट होने से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी है और आपके प्राइवेट सेक्टर भी है, इनके बीच में कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट की वजह से हमारी एक ऐसी पॉलिसी आएगी जो कि प्राइवेट सेक्टर को फेवर करेगी। तो ये जो फॉरम है वो काम करेगा पॉलिसी एडवोकेसी का और पॉलिसी एंगेजमेंट का। समझ में आया, तो एम ये है। इसके लिए हमने बना दी फॉरम, जिससे इनके बीच में एंगेजमेंट हो सके। इस फॉरम का काम क्या होगा, पॉलिसी एडवोकेसी और एंगेजमेंट के डायग्राम आप याद रख लें इस तरीके से। एम क्या है और आपका फॉरम किस पर्पस के लिए बनाया गया है, वो उस एम को अचीव कैसे कर रहे हैं और किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो अब ये हमारा हो गया। अब इससे फंक्शन क्या होंगे, एंगेजमेंट बढ़ गई गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, इनेबलिंग पॉलिसी आ गई। हमारा इससे एक और फायदा होगा, जब हम बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीडर से एंगेज करेंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास आ सकती है, और प्राइवेट सेक्टर से कोऑर्डिनेशन भी बढ़ गया, एंगेजमेंट बढ़ गया,
फेवरेबल पॉलिसी आ गई प्राइवेट सेक्टर के लिए, और प्राइवेट सेक्टर से टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो दिस इज पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर 4 पिलर प्रोग्राम, जहां पे हम 4 कंपोनेंट्स पे ध्यान देते हैं कि आज से गवर्नमेंट तो इनेबलिंग रोल प्ले करेगी और प्राइवेट सेक्टर आपको हम फ्रंट पे डालेंगे, इसलिए हम उन्हें फ्रीडम देंगे कि वो इनोवेट करें, यंगस्टर को लेकर आएंगे क्योंकि उनका माइंड बहुत इनोवेटिव होता है। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड स्पेस इज अ रिसोर्स, तो स्पेस को हम रिसोर्स जैसे ट्रीट करेंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट इनेबलिंग रोल प्ले करेगी। इनेबल किसे कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर को, और कब? यंग कैप्चर करेंगे और यंगस्टर को प्रमोट करेंगे। तो ये हमारा 4 पिलर प्रोग्राम का एक है। और अगर देखा जाए तो हम प्राइवेट सेक्टर को बहुत टाइम से प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं हम ना टेक्नोलॉजी के लीडर बन सकते हैं, स्पेशली फ्रुगल, सस्ती इनोवेटिव सर्विस प्रोवाइड करने में, क्योंकि इंडिया की जो हमारा जुगाड़ टेक्नोलॉजी होती है ना, इट इज अ वेरी फेमस टेक्नोलॉजी एक्चुअली। हम सस्ते में अपना वो काम करा सकते हैं जो आप महंगे में। आप मॉम का ही एग्जांपल ले लीजिए, हमने जो सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने मून पे भेजा था, उसका पर्पस हमारा क्या हुआ? हमने कितना सस्ता भेजा था, वर्ल्ड में वन ऑफ द सस्ता माना जाता है। इससे क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर का प्रमोशन होगा और जो छोटे छोटे स्टार्टअप आ रहे हैं ना इसमें, वो प्रमोट हो जाएंगे। ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर के आने से सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी आसान हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आपका प्रमोट कर रहा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे स्टारलिंक प्रोजेक्ट है आपका, स्पेस एक्स वगैरह का, आपका अमेजोन का क्यूपर प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से इंडिया में भी इसको प्रमोशन मिलेगी। अब इसमें इश्यूज क्या है? गवर्नमेंट तो पहले से ही आपका लॉन्च कर रही थी, और प्राइवेट सेक्टर तो टोटली प्रॉफिट मोटिव होती है, तो उसको तो बस रिसोर्स मिल गए, तो बस क्या करना है? उसको यूज। नाउ इतना ज्यादा अगर लो अर्थ ऑर्बिट में आपकी सैटेलाइट हो जाएंगी ना, तो पॉसिबिलिटी ये है कि डेंसिटी, एक बार डेंसिटी इतनी हो सकती है कि दे में कोलाइड, ठीक है, कुछ सैटेलाइट आपस में कोलाइड करेंगी। अब जब कुछ सैटेलाइट आपस में कोलाइड करेंगी तो इनसे क्या होगा? डेब्रीज बन जाएंगी। और ये पहले जब इस सैटेलाइट की फॉर्म थी तो कम से कम कुछ कंट्रोल था कि ये कहाँ जा रहे थे, लेकिन अब ये जो डेब्रीज बनेंगी ना, इनका कोई कंट्रोल भी नहीं होगा और ये रैंडमली किसी भी सैटेलाइट से कोलिजन बढ़ जाएगा। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। समझ में आया? पहले डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी की वजह से कुछ कोलिजन्स होंगे, कोलिजन होंगे तो कंट्रोल हो जाएगा आपका कम, ग्राउंड कंट्रोल कम, और कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ज्यादा। और इस कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से ऑलमोस्ट आपका लो अर्थ ऑर्बिट है वो सैटेलाइट ना यूज करने के वो लायक हो जाएगा कि आप यूज नहीं कर पाओगे। इसे कहते हैं कैसलर सिंड्रोम। तो ये था आपका कैसलर सिंड्रोम। डेंसिटी बढ़ी, कोलिजन बढ़ा, कंट्रोल कम हुआ और ग्रेटर कोलिजन होने लगे। आप इसे याद रखेंगे। तो स्पेस डेब्रीज की वजह से जो कभी आपका लो अर्थ ऑर्बिट आपका नॉन यूजेबल हो जाएगा, उसे कैसलर सिंड्रोम कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो पहली बात तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को उतार रहे हो तो उसको रिस्पॉन्सिबल लाओ, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। इनफैक्ट आउटर स्पेस ट्रीटी में एक प्रोविजन है कि जब प्राइवेट सेक्टर कोई गलती करेगा तो स्टेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अब स्टेट को यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्राइवेट सेक्टर कुछ करेगा तो इंडियन गवर्नमेंट को पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए हमें आउटर स्पेस ट्रीटी तो हमने साइन कर रखी है, साथ में हमें ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटी बिल को भी पास कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये वापस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर पे फिक्स करता है। तो आउटर स्पेस ट्रीटी तो स्टेट को रिस्पॉन्सिबल मानती है जब प्राइवेट सेक्टर गलती करेगा, स्पेस एक्टिविटी बिल वापस जो अकाउंटेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर पे फिक्स कर देगी, जिससे कि अब ये स्पेस को रिस्पॉन्सिबली यूज कर पाए। इसी के साथ अब हम वापस आते हैं कि और कौन कौन से इनिशिएटिव है जिसके थ्रू गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रही है स्पेस में। जैसे आपका इन स्पेस है। इन स्पेस इज एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म टाइप ही है, जिसमें कोशिश करे कि इसरो की जो फैसिलिटीज है अब तक जो इसरो यूज करती थी, अब वो प्राइवेट सेक्टर भी आसानी से यूज कर पाए। तो इसमें हम एक तरीके की हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को ना, जिससे कि उसकी ग्रोथ हो सके। फिर आपकी NSIL अंतरिक्ष है, ये कमर्शियल आर्म्स मानी जाती है इसरो की, जिसे इसरो ने जो भी बनाया है उसको कमर्शलाइज किया जा सके। तो ये तो मोस्टली बेचने का मतलब जो उसकी इंडस्ट्री है, बाकी गवर्नमेंट जो आपकी इंटरनेशनल गवर्नमेंट होती थी उनको भी टेक्नोलॉजी सप्लाई करने के लिए, सेल करने में काम करती थी। NSIL स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर के लिए बनी है कि जो आपकी जो टेक्नोलॉजी इसरो के पास है उनको ट्रांसफर किया जा सके। तो ये मेन डिफरेंस आप रखिएगा कि ये ज्यादा अंतरिक्ष आपके मेजर कमर्शलाइजेशन पे ध्यान दे रही है और इंटरनेशनल लेवल पे भी यही इंगेज करेगी। लेकिन जो आपकी NSIL है वो
मोस्टली डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान दे रही है और ये भी कमर्शलाइजेशन पे ही ध्यान देगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसका बहुत बड़ा एक गोल है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है, लेकिन इससे पहले आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। तो कैटलास सिंड्रोम जो न्यूज में था, ना तो वो कार्बन टैक्स के लिए था, ना इन्फ्लेशन के लिए, और ना ही ये रेडिएशन के लिए था। ये था जो स्पेस डेब्री बढ़ रही है आपकी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट इन लो अर्थ ऑर्बिट की वजह से। तो इसी के हमारा आंसर आ गया सी। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं तो डाउट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.